भारतीय बाजारों के लिए आज है बड़ा अहमियत वाला दिन, जहां आने वाली है आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी और ब्याज दरों पर फैसला। उससे पहले और उसके बाद का क्या रहेगा एक्शन, इस पर रहेगा खास फोकस। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक एक्शन अनिल जी, पिछले मिड वीक बजट था, इस मिड वीक आरबीआई पॉलिसी है। यस, और दोनों बजट और आरबीआई पॉलिसी के दिन फेड की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रही और आज भी वही देखने वाला है। बिल्कुल, तो काफी कुछ एक्शन है, ग्लोबली भी, लोकल भी, और साथ ही नतीजों के लिए आज से भी। तो आइए आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ पहले करते हैं शुरुआत। किन संकेतों के दम पर हमें बढ़ना है आगे। माफ कीजिएगा, 10 बजे आरबीआई की तरफ से आएगी क्रेडिट पॉलिसी और दो बड़े सेंट्रल बैंकर एक साथ आपको विंडो में नजर आ रहे हैं, शक्तिकांत दास साहब और जेरोमी पावेल साहब, जो कल बयान दे चुके हैं और आज बयान देंगे हमारे गवर्नर साहब। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों का भी एक्शन रहेगा। कच्चा तेल 4% उछलकर $84 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और कल के नतीजों का एक्शन होगा। कल दिग्गजों में हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। वायदा कारोबार के आज 8 कंपनियों के नतीजे हैं। निफ्टी की कोई कंपनियों के रिजल्ट है नहीं, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान आने शुरू हो चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हम आज बढ़ेंगे आगे। तो ट्रिगर्स तो अनिल जी बहुत सारे हैं और हमारी पॉलिसी है सर, उस पर भी आपसे बात करनी है। एक तो पॉलिसी में क्या आ सकता है, कमेंट्स कैसे रख सकते हैं, बाजार का क्या नजरिया रहेगा, ये भी समझना है सर। पर एक बार जो कल फेड के चेयरमैन साहब ने कहा, ऐसा क्या कह दिया सर कि बाजार फिर से जोश में आ गया। आई मीन लास्ट वीक भी उन्होंने आई थिंक सिमिलर ही कमेंट्स किए थे, तो बाजार किस चीज पर रिएक्ट कर रहा है इतना? दीप, ऐसा मतलब उन्होंने खाली एक ही चीज अच्छी कही कि महंगाई कम हो रही है। हाँ, तो बस उसी में हम खुश हो गए। अच्छा कि भाई चलो, गवर्नर साहब भी मान रहे कि फेड चेयरमैन साहब भी मान रहे कि महंगाई कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि महंगाई कम होने के शुरुआती संकेत आ चुके हैं, लेकिन ये भी कहा कि ये शुरुआती संकेत है, अभी भी मंजिल दूर है, लंबा रास्ता तय करना है और हम हमारे टारगेट तक पहुंचेंगे, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन बाजार को ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक खराब कुछ नहीं कहा हाँ महंगाई को लेकर। दूसरा, उन्होंने ये साफ कहा कि घटने के संकेत आ गए हैं, उस पर खुश हुआ। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी कही जो चिंता वाली बात भी हैं। उनमें से एक ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर तो हम ब्याज दरें और बढ़ा भी सकते हैं। आंकड़े बिगड़े, अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, महंगाई कम नहीं हुई, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। और उसका असर आपको बॉन्ड यील्ड पर दिखा। 3.6% के आसपास बॉन्ड यील्ड पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स मजबूती के 3.65% है। डॉलर इंडेक्स आपका मजबूती के साथ है ही 103 के ऊपर, 103.50 के आसपास। तो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। तो बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट ने थोड़ा फेड चेयरमैन के संकेतों को सावधानी से पढ़ा है। उन्होंने ये देखा कि ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश खत्म नहीं हो रही, लेकिन इक्विटी मार्केट ने अलग तरीके से पढ़ा कि चलो महंगाई कम आ रही है। अब ये काफ़ी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट्स की पोजीशनिंग किस तरह की है। जो बॉन्ड मार्केट है, जो करेंसी मार्केट है, ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुके थे, राइट। आपकी बॉन्ड यील्ड तेजी से घटी 4.25% से। आपके डॉलर इंडेक्स तो 114 से घटकर 101 तक आया था। तो ये जो बाउंस कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट अपनी मजबूती लेकर ऑलरेडी चल रहे हैं। नैस्डैक लीड कर रहा है, डाउ थोड़ा थोड़ा पीछे है। एक आध दो दिन हल्का फुल्का रेंज माउंट ट्रेड था। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने और डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसे एक नॉर्मल रूटीन स्टेटमेंट के तौर पर देखना चाहिए और जो भी मार्केट बढ़े या घटे अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से, बजाय इसके कि फेड के बोलने से। अब हमें क्या होता है कि जब 3:30 बजे किसी स्टॉक में, सेक्टर में या मार्केट में जो मूव आता है, फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं और जनरली जो दिन भर मार्केट ट्रैक नहीं करते हैं और शाम को जो कमेंट्री लिखते हैं, तो जो कमेंट्री लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी डिजिटल वेबसाइट पे लिखे, अखबार में लिखे या शाम की बुलेटिन्स में चैनल्स पे भी जाए, तो उनका काम ये है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो क्या हुआ और क्यों हुआ उनके लिखने के लिए ठीक है कि इस वजह से हुआ, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता, सिग्निफिकेंस है नहीं एक्चुअली। तो फेड चेयरमैन ने जो कुछ कहा ठीक है, नॉर्मल रूटीन है, कोई खास बड़ी बात ऐसी कही नहीं, ऐसी करी नहीं, इसीलिए मार्केट का रिएक्शन अलग अलग तरीके बाजार मतलब मूड में है कि अच्छी बात पर रिएक्ट करना है, खराब बात पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अच्छा कहा तो साहब ने खराब भी कहा कि रेट्स हम बढ़ाएंगे।
इसीलिए हर एक मार्केट ने अपने अपने काम की चीज पिक की है। हाँ कि अगर बॉन्ड मार्केट को लगता है कि रेट बढ़ने का अभी भी डर है तो थोड़े बॉन्ड यील्ड बढ़ गए, डॉलर इंडेक्स इस वक्त जैसे हल्का सा मजबूत रहा, लेकिन इक्विटी मार्केट ने ये तय किया कि नहीं हमें तेजी करनी है, हमें तेजी करने का बहाना चाहिए। चलो वो कह रहे हैं कि महंगाई काबू में आने के संकेत आ रहे हैं, अच्छी बात है। सो आई थिंक नॉट टू मच टू रीड, नॉट टू मच टू रीड। प्लीज सर ठीक है। हमारे गवर्नर साहब क्या करेंगे? हमारे गवर्नर साहब सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद पूरी है गवर्नर साहब से। अच्छा तो करेंगे, अच्छा तो कहेंगे, कहेंगे अच्छा कि नहीं, यही क्वेश्चन मार्क है। सो मेरा ये समझना है दीप की गवर्नर साहब जैसा कि सबकी उम्मीद है 1/4% ब्याज दरें बढ़ाएंगे, बढ़ा नहीं है, ये आखिरी हाइक होगी, ये भी सबकी उम्मीद है, हमारी भी है, सबकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नर साहब ये कहेंगे कि ये आखिरी हाइक है? एग्जैक्टली कहेंगे? नहीं, गवर्नर साहब अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे कि आखिरी हाइक है, वो बोलेंगे नहीं। लेकिन संकेत ऐसे दे सकते हैं कि आखिरी हाइक हो, अच्छा वो इम्पोर्टेंट है। राइट। गवर्नर साहब के पास दो ऑप्शन है, एक तो साफ साफ बोल दे कि ये बढ़ गया, अब इसके बाद तो हमें नहीं लगता कि जरूरत है, कि बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अलग बात है, बाकी हमें और नहीं बढ़ानी पड़ेगी। अगर इतना कह दिया तो काम हो गया। क्योंकि देखो कोई भी होगा ना, ये तो क्वेश्चन रख के चलेगा कि भाई एक्सेप्शनल सिचुएशन कोई आ जाए तो हमें अपना स्टैंड बदलना पड़ता है, वो तो ठीक है, हम भी रोज सुबह शाम ट्रेडिंग रेंज देते हैं, लेवल्स देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आ जाए, कोई अदानी टाइप की सिचुएशन आ गई, तो वो लेवल्स हमेशा आपके चेंज होंगे करेक्ट। जो अननोन इवेंट आ जाए उसका तो किसी को पता नहीं, रशिया यूक्रेन आ गया तो गवर्नर साहब का व्यू चेंज हो सकता है, कुछ और ऐसी सिचुएशन आ गई। सो आई थिंक उसको छोड़कर अगर गवर्नर साहब ये संकेत दे दे कि नहीं भाई मेरी तरफ से हो गया, आई एम डन, मुझे और आगे नहीं बढ़ानी ब्याज दरें, अपना काम हो गया, समझा। लेकिन वो ये कहे कि भाई हम आगे अभी भी नजर रखे हुए हैं, अभी भी हमारा कंफर्ट जोन से बहुत दूर है, इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट का फायदा तो मिलेगा, कच्चा तेल अभी भी वोलेटाइल है, ग्लोबल चिंताएं बहुत ज्यादा है, रिसेशन का डर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा खराब बोले, खराब नहीं मतलब सावधानी वाली बातें ज्यादा बोले जिसे हम खराब मानेंगे, ठीक है ना, वो तो सावधानी, तो फिर मामला थोड़ा सा वैसा वेट एंड वॉच वाला हो जाता है। फिर आप बेसिकली एक ही पॉइंट ये है कि गवर्नर साहब को सुनने के बाद बाजार का ये कॉन्फिडेंस बनता है या नहीं बनता है, ये आखिरी रेट हाइक थी। अगर साफ साफ बनता है तो कोई टेंशन नहीं बनता है तो फिर हम थोड़े फिर भी सावधान रहें, बस ये सिंपल सी बात ये। तो आज उनके भाव और भावनाओं पर नजर रखें कैसे हाव भाव के साथ क्या भावनाएं व्यक्त करते हैं गवर्नर साहब, उस पर नजर रहेगी, सिंपल। ठीक है सर, तो गवर्नर साहब की कमेंट्री पर नजर है, हमारे बाजार का भी एक्शन है। आज की स्ट्रैटेजी समझे उससे पहले हमारे बाजार कल का एक्शन थोड़ा वो लेवल्स उतने नहीं होल्ड किए जितना शायद हम जा रहे थे। एक बार तो 650 तक भी इंट्राडे में गया, 800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, बट बैंक निफ्टी ने दे दी आपको। दो चीजें एक हमारी थोड़ी सी गंदी आदत हो गई है अभी आजकल, ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में कम अच्छा प्रदर्शन करने की। अब उसके कारण आप जो भी समझ लो जी, ठीक है, चाहे अब आप कह सकते हैं पिछला हफ्ता तो अदानी ग्रुप के शेयरों की वजह से हमारा मूड खराब हो गया, इसलिए हम कम अच्छा कर रहे थे। पहले हमारा ऐसे कि हम ज्यादा भाग गए थे इसलिए हो गया, मतलब ढूंढने पे कारण बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ मतलब आप कई बार होता है ना कि एग्जाम का रिजल्ट खराब आया तो अरे उस दिन तो मेरे को सुबह सुबह बुखार हो गया था, मेरा बहुत स्ट्रेस था, हेडेक हो गया, मैं ढंग से लिख नहीं पाया, 50 कारण मिल जाएंगे। एंड रिजल्ट क्या है कि नंबर वैसे नहीं आए जो आने चाहिए थे। एग्जैक्टली राइट, सेम सिचुएशन है हमारे। कारण आप कुछ भी बोल दो, इस बीच में अच्छा भी तो हुआ, बजट इतना अच्छा आया, अब आपको बजट तो आया था साहब, अदानी के गिर गए तो क्या करें हम, तो कारण कुछ भी रहे, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये फैक्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक दूसरा कारण जो चिंता का है, मैं पहले नेगेटिव बता रहा हूँ, बाद में अच्छे वाले भी बताता हूँ। दूसरा कारण जो चिंता का है वो है एफआईएस की बिकवाली, 2-2 हजार करोड़ के रोज बेच रहे हैं, करेक्ट, लगभग ऑन एन एवरेज, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा 2-2.5 हजार करोड़। ऐसे हम एक ज़माने में पिछले साल 5-7 हजार करोड़ की बिकवाली भी झेल चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन अब की और तब की बिकवाली में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, फर्क क्या है जी? अब जो बिकवाली हो रही है एफआईएस की तरफ से, ये स्क्रीन बेस्ड बिकवाली, इसमें कोई बड़े ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं। आप देखो बड़ी ब्लॉक डील नहीं हो रही है ना, चेंज ऑफ हैंड्स नहीं है जी, ये एक्चुअल बिकवाली स्क्रीन पर, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले साल इस वक्त हमारे लोकल फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अब खराब नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं के सब आज है ना। आप किसी भी लोकल इन्वेस्टर को ये बोलेंगे हाँ यार मुझे पैसा तो लगाना है, लेकिन आज का आज ही लगाना है, ऐसा व्यू नहीं है।
एग्जैक्टली दोनों में फर्क Yes, है। yes. यहाँ लगाते हैं, देखते हैं, बनेगा पैसा। प्लस तीसरी बात यह है कि इक्विटी और डेट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यस आप इक्विटी में भारी रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं और अगर 8% 9% बनने की चांसेस अगर आपके डेट मार्केट में हो तो कई लोग ये सोचेंगे। और इस समय है करेक्ट। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपकी इमीडिएट भागने की संभावना नहीं दिख रही हो तो फिर फ्रेश और बड़ा पैसा तुरंत नहीं आता। सो लोकल लिक्विडिटी नेगेटिव नहीं है, पैसा निकल नहीं रहा है, आने की रफ्तार धीमी पड़ी है और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा रुका हुआ है कि एकदम कूद के हम पैसा लगा लें। एग्जैक्टली और ये काम बजट भी बदल नहीं पाया। बदल देता, बजट के पहले हम हल्के ही गए थे। Yes. लेकिन ये सारा जो अदानी फियास्को उसके चक्कर में सारा का सारा अभी मूड माहौल सब्ड्यूड है। सो अगले कुछ दिनों में अपने एक चीज पर ध्यान रखना है दीप, और वो है एफआईएस के फ्लो। अगर एफआईएस की बिकवाली लगातार बढ़ी रहती, 2-2.5 हज़ार करोड़ की रोज रन रेट से बेचते हैं और लोकल फंड मुकाबला नहीं कर पाए किसी दिन, तो फिर मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है जी। अपने एक ही काम करना है, जो पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद के मैं आपको लेवल्स दे दूं। पॉलिसी के पहले की तो मैं अब आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये बात निकली ताकि बड़े डायरेक्शन के तौर पर आपको क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल्स पे नजर रखनी है। निफ्टी 17,600 के नीचे बंद होगा तो समझ लेना कि हम फ्रेश कमजोरी के लिए तैयार हो रहे हैं। 17,600 के नीचे 17,600 के नीचे, ठीक है सर। और 17,900 के ऊपर बंद होगा तो समझना कि हम बेहतर होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये रेंज है। ये रेंज आज के लिए, क्योंकि आज पॉलिसी का दिन है, बड़ा एक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आए, अगर हो सकता है इसी रेंज में ही बंद हो जाए हम। लेकिन इस रेंज के किसी एक और निकल के कोशिश करें तो 17,900 17,600 ये आपको इमीडिएट डायरेक्शन देगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है सर। आपको याद होगा बजट के दिन हमने 17,350 का लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग 17,600 के नीचे दी। यस हमने जो 18,100 को क्लोजिंग बेसिस पे लगातार होल्ड किया था कई दिनों तक, उसके बाद जो क्लोजिंग मिली वो 17,900 की मिली थी। तो 17,900 पहला लेवल है जिससे आप ऊपर की तरफ की मूड बनाने की कोशिश करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। बजट के दिन 17,972 का लो हाई बनाया था, लेकिन क्लोज नहीं हुए। सो 17,900 17,600 सिंपल, ये दोनों लेवल नोट करके रख लीजिए। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 17,850 हम पहुंचे थे, वापस नीचे आ गए 2 दिन से। यस सो इसलिए अपने 17,900 17,600। बैंक निफ्टी 40,345 का लो हमने बनाया था इस बार फॉल में बैंक निफ्टी में, इसलिए 40,300 इसके नीचे बंद होंगे। अब आप यहाँ से 1,200 पॉइंट ऊपर हैं तो हैं, अब वो तो मेरे हाथ में नहीं कि कहाँ। तो 40,300 के नीचे बंद होंगे तो फ्रेश कमजोरी होगी, और 42,000 के ऊपर बंद होते हैं आपके फ्रेश तेजी का मूव। गॉट इट। और वो इसलिए दीप कि 42,000 का हाई आपने बजट के दिन बनाया था, 42,012 का। यस ठीक है, और वहां से नीचे आ गया। सो बेसिकली 41 से 42,000 की रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी कंजेशन में। लेकिन फिर भी जो बड़ा आपको डायरेक्शन बैंक निफ्टी से मिलेगा वो 40,300 के नीचे मिलेगा, न कि 41,000 के नीचे बंद होने पर शॉर्ट टर्म के लिए, आजकल के लिए समझो, आजकल के लिए डायरेक्शन लेना है तो 41,000 42,000, लेकिन बड़ा डायरेक्शन 40,300 और 42,000। जिस दिन 42,000 के ऊपर बंद हुए आप फिर से बढ़िया मूड में आ जाएंगे। 41,000 के नीचे बंद होते ही थोड़े सावधान हो जाना है। 40,300 के नीचे बंद होने पर नई मंदी की आपकी शुरुआत होगी, बस इतना ध्यान में रखना। गॉट इट। ये लेवल्स ये आज पॉलिसी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और अगले हफ्ते भर के लिए आप कम से कम इन लेवल्स को गोट के रख लीजिए। डन सर, क्लियर है। चलिए अब आज की बात कर लें। आज की बात कर लें। हाँ। बिल्कुल। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट है न्यूट्रल, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 17,900 के ऊपर हम इसको करेंगे न्यूट्रल, और 18,125 के ऊपर बंद होने पर करेंगे पॉजिटिव। वो भी निकाल के रखा हुआ मैंने, बात इसलिए नहीं की कि अभी जरूरत नहीं है, आने में वक्त है। लेवल्स आज के लिए 17,650 17,700 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 17,550 से 17,600 अच्छी खरीदारी की जगह बनेगी। ऊपरी सीमा पर 17,800 850 तक जाकर वहां पर रुकेंगे हम। 875 से 975 ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। यहाँ पर आए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी है। बैंक निफ्टी में थोड़े से आज मैंने लेवल्स अलग दिए क्योंकि पॉलिसी के लिहाज से पहला सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी पर दीप वो है 41,100 से 41,275 का होगा। इसके नीचे थोड़ा दूर है 40,675 40,800, ये मजबूत खरीदारी की जगह बनकर आएगी बैंक निफ्टी पर। हायर साइड पर एक इमीडिएट प्री पॉलिसी लेवल जो निकल कर आ रहा है वो बहुत नज़दीक का है 41,625 41,725। इसके बाद आगे निकले तो पोस्ट पॉलिसी मैंने 2 रेंज दी है 41,950 42,075, ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इसको पार करके निकले तो 42,175 से 42,375, ये वो लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी अगर पहुँचता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली ज़रूर करनी चाहिए। 42,375 का। ठीक है सर।
एफआईएस की पोजीशन कुछ कल ज्यादा बदल कर आई नहीं है सर, वही है 15% से 16%। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा कम हुआ है, हल्का थोड़ा कम निफ्टी हुआ का। है, निफ्टी का थोड़ा कम हुआ है। बैंक निफ्टी चूंकि ग्रीन में था, हल्का बढ़ा है। रिस्क डाउन 4% है। कोई खास डेटा में ऐसा बदलाव नहीं है, नहीं है ना? तो ऐसे कोई चिंता की बात है नहीं ऐसी। ठीक है। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन, तो आपके लिए स्टॉप लॉस एक ही है, 17,600 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस रखना है। और बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस है आपका, 41,000 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट अगर आप हैं तो एक ही स्टॉप लॉस है, 17,900 इंट्राडे और क्लोजिंग में। और किसी को छोटा रखना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 17,825 रख लीजिए कल के हाइस के ऊपर। मेरे ख्याल से 17,900 ज़्यादा बढ़िया यार, आज पॉलिसी का दिन भी है दीप, तो छोटा स्टॉप लॉस रखना रिस्की हो सकता है, टच एंड गो वाला मामला हो सकता है, तो 17,900 ज़्यादा ठीक है। और बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका 42,000 है। 25-50 पॉइंट का डिसीजन आप अपना खुद ले लें। बाकी आज बहुत क्लियर कट इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैंने आपके लिए एक एक ही निकाले, 17,600, 41,000 नीचे, 17,900, 42,000 ऊपर। गॉट इट सर, आराम से। हाँ बढ़िया लेवल है, क्लियर लेवल सर। ठीक है सर, खरीदना है खरीदने के लिए निफ्टी 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,775, 825 ये पहली रेंज है जहां पर खुलकर हम टाइम पास करेंगे, देखेंगे कितनी मई। उसके बाद 850, 875 दो मीडियम लेवल है, 975 का फाइनल लेवल बड़ा वाला। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं 17,850 से मूड बनाए, 825, 850 से मूड बनाए, माहौल देखे वहां बेचना है या ऊपर बेचना है। ऊपर में आपको 18,050 का स्टॉप लॉस लगाना है, 17,975 तक बेचने की जगह है। टारगेट जो बनेंगे 17,800, 17,775 दो छोटे टारगेट हैं, 17,725, 17,702 मीडियम टारगेट और 17,650 तक के फाइनल टारगेट, ये आपके लिए। ठीक है सर, ओके। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करनी, थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, 41,000 का स्टॉप लॉस होगा। एग्रेसिव ट्रेडर हटा दें, हाँ खाली ये नॉर्मल ठीक है। खरीदने की राय 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ है। टारगेट जो बनेंगे 41,625, 725 दो छोटे टारगेट हैं, 875 और 950 दो मीडियम टारगेट है। और इसके ऊपर 4 टारगेट बड़े वाले हैं, वो तब आएंगे जब गवर्नर साहब हमें खुश कर दें। 42,025, 75, 42,175, 42,225, 42,300, 375 तक के टारगेट जाते हैं बेसिकली। सो आज के लिए इतने भी आ जाए तो हम तो थैंकफुल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ग्रेटिट्यूड, बड़े लेवल्स हैं आप तो। हाँ बड़े दीप, देखो ऐसा देखा जाए वैसे तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। 700 पॉइंट का मूव कोई बैंक ज्यादा निफ्टी नहीं में है। अगर अच्छी पॉलिसी आ जाए, पॉलिसी के बाद अगर ये बोल दे गवर्नर साहब कि फाइनल डन, कौन सी बड़ी बात है, 1000 पॉइंट नहीं बढ़ सकता। फिर तो और चलना चाहिए। करेक्ट, क्यों नहीं बढ़ सकता? करेक्ट सर। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऊपर नीचे में अब ये तो चीज समझ में आ गई, जैसे कोविड के वक्त दोनों चीजें अपने समझ में आ गई थी। एक, जिंदगी में नथिंग इज इम्पॉसिबल, और मतलब कोई सोच सकता है 2 साल घर में बंद रहना पड़ेगा, और मार्केट में कहाँ 12,000 से सीधा 7,500, यस सर, 7,500 से आप देखो 17,500, कभी नहीं सोचा। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल तो चीज मार्केट में भी नहीं है, लाइफ में भी नहीं है। बिल्कुल सब पॉसिबल है, आपको पोजीशनिंग प्रॉपर करनी है बस। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। बैंक निफ्टी का 42,000, 42,200, आप सोचेंगे 500 पॉइंट ऊपर का दिया है, हाँ दिया है, नहीं आया तो क्या, आपका क्या ले गया? जबरदस्ती थोड़ी करना है। कोई बहुत ही मतलब कि इसका मनी वनी मैं तो करूंगा ही, तो फिर उसके लिए लेवल दे देता हूँ, 41,725 है वो लेवल जहाँ आपको बेचना है। आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगा लो ना, जो आपको ठीक लगे। 41,725 पे अगर करना ही है तो 41,800 का लगा लेना बस। अदरवाइज अच्छी जगह बेचने की जो है वो ये है, 42,000, 42,200 में। 42,350 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 41,825 और 725 के दो छोटे टारगेट है। 41,650, 550 और 41,500 के 3 मीडियम टारगेट है। 41,375, 275 और 41,100 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको, ऊपर में बिक वाली भी। लेवल्स आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़े ज्यादा है। बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा बाय और सेल के खाली 5-5 लेवल्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में 8-8 लेवल्स हैं। पॉलिसी के हिसाब से ज्यादा लेवल दिए गए। कल आपको वापस लेवल 5-6 ही मिलेंगे। ठीक है, दिन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। किसी कोई दिन बड़ा हो सकता है, हो ना हो, आपकी तैयारी रहनी चाहिए सिंपल। होने के बाद क्या करें, कहाँ ढूंढेंगे, पहले दे दो। ठीक है सर, चलिए सारे लेवल्स आपके सामने आ गए। निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉलिसी का भी दिन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां से भी है। बैन लिस्ट सर बढ़ गई है, नहीं चेंज हो गई। अदानी पोर्ट्स बैन से बाहर आ गया, अंबुजा सीमेंट बैन में अंदर आ गया। एक ही स्टॉक बैन है बट अदानी पोर्ट्स अब बैन में नहीं है, ये ध्यान रखिए। उसके सामने अंबुजा सीमेंट्स की फिर से बैन में एंट्री हो गई है।
ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा डेटा समझाएं। वैसे तो आपने एफआईएस की सेलिंग की बात करी, बट कल फ्यूचर्स में थोड़ा हाथ रोका है और हल्की सी इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी तो करी है कल एफआईएस ने, मामूली खरीदारी। मतलब एक्चुअली दीप है ना, समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। मतलब अब इंडेक्स में नहीं बेचा है, अच्छा लगता है, लेकिन कौन सा खरीदा है? कुछ नहीं और बेचने की जगह कहाँ है? हाँ। जब आप 15% इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे तो बेचोगे कहाँ से? बेचोगे। एक ही अच्छी चीज है, जहाँ एक और ग्लोबल पिक को हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एफआईएस की कैश में बिकवाली, तो अच्छी चीज के हिसाब से देखोगे तो हम इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ भी नहीं तोड़ रहे हैं। पहला। दूसरा, एफएनओ में पोजीशन इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बहुत हल्की बैठे हैं एफआईएस, तो बेचेंगे कहाँ से? कोई जीरो थोड़ी कर देंगे, नेट शॉर्ट थोड़ी हो जाएंगे। आज तक तो हुए नहीं, कोविड में भी नहीं हुए, उस समय भी 10-12% पे आके रुक गए थे। तो ऐसा क्या है, मतलब कोविड से ज्यादा तो खराब नहीं है, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मार्केट हमारे अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है कि अभी इमीडिएटली पैसा नहीं बन रहा, इसलिए मूड थोड़ा कि भाई तेजी भरपूर। वो तो क्या है, जैसे एफआईएस को ऐसा सिग्नल मिला कि तेजी होने वाली, वो तो वापस आ जाएंगे। उनको कौन सा मतलब कोई ज़्यादा अप्रूवल लंबे चलेंगे, आज एप्लीकेशन डालेंगे, 2 महीने बाद अप्रूव होके आएगी, 3 महीने बाद पैसे आएंगे, 4 महीने बाद लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 2 घंटे का काम है, मूड बन गया इंडिया में पैसा डालना, डाल देंगे। सो आई थिंक डेटा के हिसाब से 2,500 करोड़ की कैश की बिकवाली थोड़ी सी वो चिंता की बात है। एफएनओ के डेटा मिले जुले ठीक है, लोकल फंड ने थोड़ा कम खरीदा 640 करोड़ का, मुझे चिंता है कि ये कम ना करे या इनके पैसे खत्म ना हो, बस वही वाली बात है। बाकी वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दीप 17,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ। 58 लाख शेयर पुट में है, 48 लाख शेयर कॉल्स में है। 17,700 के नीचे से कमजोरी गिननी है, जब तक 17,700 के ऊपर है आप मजबूत है। 17,800 ऊपर में 93 लाख शेयर है, रुकावट का काम करेगा। सो 17,775 17,825 ये ऊपर की रेंज है जहाँ खुलकर हम टाइम पास करेंगे। 825 से 875 की रेंज में रुकावट के तीनों लेवल है, तो थोड़ा 800-875 ऊपर की तरफ ध्यान रखना है। सो बेसिकली 800 ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करना है, ये ध्यान रखें। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 41,500। 26 लाख शेयर कॉल्स में खड़े हैं वहाँ पर। 41,500 को शुरुआती कारोबार में अगर हम होल्ड करते हैं, टिक पाते हैं, और कल के हाई 41,630 के ऊपर टिक जाते हैं, तो आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग पॉलिसी के पहले आती हुई दिख सकती है, जो 41,725 875 तक ले जाने की कोशिश बैंक निफ्टी को कर सकती है। सिंपल। ठीक है सर, ओके। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने, आज की स्ट्रैटेजी पॉलिसी पर भी है पूरा फोकस। आइए अब स्टॉक्स के बारे में करते हैं बातचीत। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे का बताएं सर। आज स्टॉक ऑफ द डे बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं, लेकिन जो मैंने नहीं लिया है उससे पहले शुरुआत कर रहा हूँ, वो है पेटीएम। मुझे लगता है दीप आज भी ये स्टॉक कमाल कर, हालांकि कल ऊपर खुल के आखिर में सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर रही थी, लेकिन आज कुछ बेहतरीन रिपोर्ट से मक्वारी की तरफ से गजब का अपग्रेड आया है। 450 से सीधा टारगेट 800 किया है, फायदा मिलेगा, क्योंकि अब है ना पेटीएम पे काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं। जी सर। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी पेटीएम को लेके लोगों के बड़े दिल जले हुए, गाँव गहरे हैं, भावनाएं आहत है। जैसे पेटीएम के लिए कोई अच्छा बोलता बहुत दिल दुखता है, बात सही भी है, गलत नहीं है, क्योंकि चोट जिसको लगी दर्द उसी को ज़्यादा होता है। तबीयत पूछने वाला तो कह रहा है भाई ध्यान रखना, जल्दी ठीक हो जाना, यही बोलता है, दर्द उसको थोड़ी फील होता है, राइट। तो सेम वैसे ही हमारा हाल है, दर्द जिसके पास शेयर है उनको। लेकिन ये कहने के पीछे पर्पज है कि अब आराम से बेचना, हड़बड़ी में मत बेचो। इतना टाइम नुकसान देखा है, लॉस देखा है, तकलीफ देखी है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेने में गलती करें ऊपर के लेवल पर, बेचने में भी वही गलती करें कि नीचे में बेच कर निकल जाए। जब चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगे तो थोड़ा सा अब स्टॉक पर फोकस। और मैक्वारी जैसे ब्रोकरेज अगर आप देखिए 450 से 800 की टारगेट दे रहे हैं, कुछ तो पढ़ लिख के दे रहे हैं। बिल्कुल सर। मैनेजमेंट को भी आप सुन लो, अगर किसी की कमेंट्री अच्छी लगे ना लगे, आप मैनेजमेंट की कमेंट्री, उसके बाद भी आपको मैनेजमेंट पे ना भरोसा हो तो आपका कॉल है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, स्टॉक भी आपके पास है, मुनाफा नुकसान जो भी होना वो भी आपका होना है, तो वो, लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं वो बताना जरूरी। एक तो पेटीएम अभी इनका जनवरी अपडेट भी आया था जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। जो जनवरी में मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं, जो रेगुलर यूजर्स हैं, उसमें आपने 29% की बढ़त देखी है, और लोन्स बांटने में आपने बढ़त देखी है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इनका 44% बढ़कर आया। तो जनवरी का अपडेट भी अच्छा है सर कंपनी। आएंगे जी। इसीलिए जब फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस अच्छे नहीं थे तो हम ही खराब बोलते थे। आईपीओ के वक्त हमारी राय क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं जी। अब व्यू बदला है, भाव से 500 रुपये के आसपास ठीक लगता है तो लगता है। एनीवे,
ठीक है। बाकी स्टॉक्स जो आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भारतीय एयरटेल, नंबर्स ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि नंबर्स बहुत तोड़फोड़ और ऐसा लगे कि वाह क्या नंबर्स है। 1 से 3% तक की मजबूती दिखाने जैसे नंबर्स हैं इसके। अच्छी बात यह कि इंडिया बिजनेस थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल। बाहर के बिजनेस तो इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन घरेलू कारोबार से ग्रोथ बनी रह जाएगी। थोड़ा प्राइसिंग पावर आ रहा है, तो आई थिंक भारतीय एयरटेल हल्का मजबूत रह सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, वैसे तो नतीजे पर रिएक्शन इसका आता नहीं है जनरली, लेकिन नंबर्स कंपेरेटिवली जैसे सोच रहे थे उससे ठीक ही है, नंबर्स बुरे नहीं है। ग्रोथ ठीक दिख रही है और मार्जिन स्टेबल है। मार्जिन से कहीं खराब दे सकता था हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन मार्जिन उतने 11.5% के आसपास के 11-11.5% के मार्जिन ठीक है। इस तरह के माहौल में बुरे नहीं माने जाएंगे। हालांकि दूसरी ऑटो कंपनियों से आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर्स वैसे नहीं है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की अंडर परफॉर्मेंस भी गजब है, तो 1-2% थोड़ा मजबूत हो सकता है स्टॉक, कोई बड़ी बस 1-2 ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। आजकल मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर क्या है, बहुत गैप से ओपनिंग पे ज़्यादा गैप हो जाता है। इसलिए ठीक है सर। नवीन फ्लोरिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, एक हल्के से मार्जिन को छोड़ दो, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है दीप की केमिकल स्पेस में सबसे बेहतरीन नंबर्स आए नवीन फ्लोरिन के। रेवेन्यू फ्रंट पर हर एक प्रॉफिट के लिहाज से अच्छी बीट है। प्रॉब्लम एक ही है, 2 दिनों में 300 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। यस सर। तो लगभग 7-8% की बढ़त हो चुकी, तो अगर आज गैप से खुलने के बाद ऊपर टिकेगा नहीं टिकेगा कहना मुश्किल है। तो फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा गैप मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको ऊपर की तरफ में, ये मेरा मानना है। 4,350 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं, 325-350, वहाँ से आपको रिव्यू करना चाहिए क्या है क्या नहीं, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो चलिए नंबर्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, और अच्छी परफॉर्मेंस है नवीन फ्लोरिन की। हीरो और भारती पर भी हमारी नजर है, पेटीएम तो ऑफ कोर्स मूव दिखाई रहा है। आइए नंबर्स को थोड़ा और डिटेल्स में समझें, खबरें भी जानते हैं। अरमान नुपुर और साथ ही कुशल हमारे साथ हैं तैयार। अरमान मॉर्निंग, पहले तो ट्रिगर्स और कुछ नतीजे उनके बारे में बताएं। जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं। एफ&ओ में आपको 8 कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें क्यूमेंस, श्री सीमेंट, हनीवेल, ओबरॉय रियल्टी, पिरामल एंटरप्राइजेस, कई जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की पॉलिसी तो है ही सही। 50% का लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है, जिसमें सा पॉलीमर्स है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। सिम्फनी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर है, वहां पर विचार करने वाले हैं। एक्स डेट है सन फार्मा में इंटरिम डिविडेंड 7.5 का, कोल इंडिया डिविडेंड 5.25 का, पावर ग्रिड इंटरिम डिविडेंड 5 का, और मॉइल का जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 3 का। अब आ जाते हैं नतीजों पर सबसे पहले भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 4% के आसपास बढ़कर आई है, मार्जिन 51% से बढ़कर 51.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान के आसपास दिखेंगे वहीं पर ही है। आरपू 190 से बढ़कर 193 पर आता हुआ दिखा है। हालांकि इस बार का अगर आप देखेंगे एक्सेप्शनल लॉस भी है 670 करोड़ का। और अंत में अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा अनुमान था लार्जली अगर आप देखेंगे तो उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन 12.2% से गिरकर 11.5% के पर आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान भी 11.8% के आसपास का ही था। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है 65 का, और कंपनी ने ये भी अपडेट दिया है कि अगर आप Q3 में टोटल जितनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स लगभग 12.4 लाख यूनिट्स हुई है। ओके, तो कमेंट्री भी आई है और नतीजों का भी रिएक्शन है। नुपुर मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे आपके पास हैं? सबसे पहले एस्ट्रल इंडिया, जहाँ एस्ट्रल लिमिटेड, जहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी की आय और जो कामकाज में मुनाफा है वो अनुमान से काफ़ी बेटर आते दिखा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा इम्पैक्ट दिखा था। आय देखे तो करीबन 15% की ग्रोथ दिखेगी आपको पिछले साल के कंपैरिजन में। मार्जिन्स इस बार कम होकर 18% से 15% के आसपास आते दिखे। 15.2 का एस्टिमेट था इस बार का। नवीन फ्लोरिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते दिखिए, पिछले साल से भी कंपेयर करें और अनुमान से भी करें तो वहाँ पर एक बड़ा बीट आते दिखा, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट था। कंपनी की आय में करीबन 50% की ग्रोथ है इस बार। कामकाजी मुनाफा देखे तो 156 करोड़ के आसपास आते दिखा है, 128 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 30% का एक्सपेक्टेशन था, वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, 28% के आसपास आते दिखे हैं मार्जिन। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे देखे तो कंपनी के Q3 की जो परफॉर्मेंस है वो अनुमान के अनुसार आती दिखी है। कंपनी की आय इस बार देखे तो 16% से ऊपर है YY बेसिस पर पिछले साल के कंपैरिजन में। मार्जिन 16% के आते दिखे और जो मुनाफा है वो 209 करोड़ के आसपास इस बार आया है। GNFC
जहाँ पे आपको मिले जुले नंबर्स नजर आएंगे। कंपनी की आय में 12% की ग्रोथ है, लेकिन जो मार्जिन है वो 28% से कम होकर इस बार 16% के आते दिखे। लेकिन हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इस क्वार्टर में आते दिखे। गुजरात एल्कलीज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय हालांकि 4.5% से बढ़कर आई है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 28% से इस बार गिर कर आया, तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई थी। मार्जिन में भी काफ़ी शार्प फॉल है, 34% से कम होकर इस बार 24% के आसपास आते दिखे। वंडरला हॉलीडेज़ की भी बात करें तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते दिखी है। 48 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ की कंपनी की आय आई है। जो काम का जो मुनाफा है वो 14 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ के आसपास आते दिखा है, और मार्जिन्स देखें तो 30% से बढ़कर इस बार 50% के आसपास है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। अरमान, कुछ और नतीजे भी हैं, बताएं। जी, काफ़ी सारे नतीजे हैं, जिसमें सोबा लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 40% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको भारी कटौती दिखेगी, 24.2% से गिरकर 10.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एनएचपीसी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप मुनाफे में तो कमजोरी है, पर ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे हालांकि थोड़े ठीक ही दिख रहे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 61.7% से बढ़कर 66% के आसपास जो है वहाँ पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। बीएससी की बात करें, आय आपको बढ़िया दिख रही है, हालांकि ओवरऑल आपको नतीजे दिखेंगे थोड़े कमजोरी दिखेंगे। आय में तो लगभग 12% का उछाल है, पर मार्जिन्स यहाँ पर कट होकर आए, 36.6% से गिरकर 30.9 मतलब 31% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सीडीएसएल में 2.5% विनिवेश को जो है वहाँ पे मंजूरी मिलती हुई भी दिखी है। राष्ट्रीय केमिकल्स की बात करें तो वहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 69% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 6% से बढ़कर लगभग 7% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। आयल केमिकल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय में तो गिरावट है ही सही 6% की, उसी के साथ साथ मार्जिन्स में भी यहाँ पर गिरावट है, 10.7% से गिरकर लगभग 8% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर एनआईआईज लगभग 31% बढ़कर आए हैं, और निम्स लगभग फ्लैट रहे हैं, 12% के आसपास जो थे वो 11.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स में आपको दिखेगा थोड़ी कटौती है। आय लगभग 47% बढ़कर आई है, और मार्जिन्स थोड़े गिर कर आए हैं, अगर आप 14.7% से गिरकर 13.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। थर्मेक्स की बात करें तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 27% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 7% से बढ़कर 7.8%। और अंत में सनफ्लैग आयरन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 25% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 12.5% से बढ़कर 13.4%। और मुनाफे में भी लगभग 40% का उछाल है। ओके, तो ये तो रहे सारे के सारे नतीजे। नुपुर, खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले आरवीएनएल, जहाँ पे रेलवे से जुड़े एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया। 70 करोड़ का ये ऑर्डर है और इसे 9 महीने में पूरा करना है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। सीमेंट स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, जहाँ पर सीमेंट पर जो 28% जीएसटी लगता है, इंडस्ट्री की मांग थी कि इसे कम किया जाए, उसी पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि इसे फिनमिट कमेटी को भेजा जाएगा, तो आज ये स्टॉक्स भी सारे फोकस में रहने वाले। पेटीएम, जहाँ पे जनवरी मंथ का अपडेट आते दिखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट है, क्योंकि मंथली ट्रांजैक्टिंग वैल्यूज यूजर्स देखें तो वहाँ पे 29% की ग्रोथ इस बार दिखी है पिछले साल के कंपैरिजन में। जनवरी में जो लोन है वो करीबन 3,928 करोड़ के आसपास आते दिखे, और जो जीएमवी वैल्यू है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, वहाँ भी 44% की ग्रोथ इस बार है। और आईआरबी इंफ्रा, जहाँ पे जनवरी में जो टोल कलेक्शन का डेटा सामने आया है, जो 36% से इस बार बढ़कर आया है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट आईआरबी की तरफ से भी आया है। ओके, तो सारे के सारे अपडेट्स और खबरें आपके सामने हैं। आइए अब चलते हैं ब्रोकरेजेस का एक्शन जानने के लिए एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, पहले तो बड़ी कंपनीज पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में बताएं। मॉर्निंग दीपा, बड़ी कंपनियों में सबसे पहले फोकस रखे भारतीय एयरटेल पर, नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद सीएलएसए यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स इन्होंने 1040 से 1015 के किए। हालांकि मौजूदा भाव आप देखिए 786 रुपये का है। ये देख रहे हैं जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है करीबन 4% क्यों बढ़ता हुआ दिखा है। EBITDA में भी अच्छा उछाल आया, और आरपू में भी आपको 193-190 से बढ़कर होते हुए दिखे। इस वजह से इन्होंने FY 24-25 के जो एस्टिमेट्स हैं वो 3 से 9% तक बढ़ाते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पर JP मॉर्गन की राय है भारतीय एयरटेल पर ही यहाँ पर थोड़ा सा
डिवाइडेड व्यू है, अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स इन्होंने 710 से घटाकर 700 रुपये किए हैं, मौजूदा भाव 786 का है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर भी मॉर्गन स्टैनले की प्रतिक्रिया आई है, अंडरवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और 22,289 इसके ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं, मौजूदा भाव 2653 रुपये का है। तो ये थोड़े से बियरिश हैं इस पर नंबर्स के बाद। पर दूसरी तरफ सिटी आप देखें खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट्स भी 100 रुपये बढ़ाए हैं, 3200 से बढ़ाकर 3300 रुपये के लक्ष्य अब ये देते हुए दिख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जैसे कि सर बता रहे थे मैक्वेरी की आई है पेटीएम पर। यहाँ पर डबल अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 450 से 800 रुपये कर दिया है। और बड़ा सरप्राइज इसमें इन्होंने देखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और जो कैशबैक्स पर इन्होंने कंट्रोल किया है उस वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और FY 23 और 25 के जो लॉस पर शेयर है वो एस्टिमेट्स इन्होंने 18 से 72% तक घटा दिए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डबल अपग्रेड इन्होंने दिया है। तो इन सब स्टॉक्स पर आपको बड़े नंबर्स पर फोकस रखना है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स। और भी हैं? और भी रिपोर्ट्स है सर, कुछ तो बड़ी हो गई हैं अभी तो और भी अच्छा, छोटी छोटी वाली बताइए। छोटे रिपोर्ट्स में रामको सीमेंट्स पर देखिए यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 630 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 701 रुपये का है। इनलाइन नंबर्स ये एक्सपेक्ट इसमें देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ CLS से यहाँ पर अपग्रेड किया इन्होंने सेल रेटिंग से रिड्यूस रेटिंग पर, और टारगेट्स भी 685 से बढ़ाकर 765 रुपये के दे रहे हैं। टाटा स्टील पर एक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार रखी है CLS ने, हालांकि टारगेट्स बहुत ज़्यादा कट नहीं किए हैं, 135 से 125 रुपये, 111 रुपये मौजूदा भाव है। जोमैटो पर CLS की राय आ रही, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 70 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, मौजूदा भाव लगभग 50 रुपये का है। ये मान रहे हैं कि आगे चलकर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। और कोर फूड डिलीवरी ऑपरेशंस में यहाँ पर EBITDA मार्जिन भी अच्छा दिख रहा है इनको। और अंत में एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, थर्मैक्स पर नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 2300 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, मार्जिन्स और ऑर्डर इन्फ्लोज इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको करना है फोकस, और एक्शन भी दिखेगा भरपूर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है दीप जी, तो पहले तो बड़ी रिपोर्ट्स बताई और फिर छोटी वाली। पेटीएम को बड़ी रिपोर्ट मिली है कुछ। सर बड़ा अपग्रेड आया तो अच्छा, अपग्रेड बड़ा है, कंपनी वाली छोटी हो, रिपोर्ट बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुशल की तरफ से सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज तो अनिल जी आप एकदम घोड़ी की तरह आ गए, मेरे को लगा भी आप सबकी शक्ल दिखाएंगे। हाँ, और अनिल जी मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है थर्मैक्स के अंदर कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1975 1975 के स्टॉप लॉस के साथ 2053 के टारगेट के लिए थर्मैक्स में खरीदारी की राय है। ओके, और थर्मैक्स के कल ही बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आए हैं, और नतीजों के दम पर आज आपको थर्मैक्स में एक्शन भी दिखने वाला है, और ये खरीदारी करने की राय है आपके लिए। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं थर्मैक्स नंबर्स के। अच्छे हैं सर, नंबर्स थर्मैक्स अच्छे हैं। एक बार जरा मैं नंबर्स आपके लगे हाथ रखी दूं ताकि यहीं का यहीं आपका काम हो जाए, बाद में अलग से देखना ना पड़े। तो थर्मैक्स के रिजल्ट भी हम आपको बता दें, लेकिन हाँ, और नहीं, रिपोर्ट्स हैं, नहीं नंबर्स पे नंबर्स भी। रिपोर्ट मक्वायरी की 2300 रुपये के टारगेट के साथ आई है, और नंबर्स तो थर्मैक्स के आए हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो उस पर भी आपको फोकस करना है। रिजल्ट आपके सामने आए, 27% बढ़कर आई है, मुनाफा 59% और मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ये बेस्ट बात है। तीनों ही फ्रंट पर थर्मैक्स ने अच्छे प्रदर्शन किया है। बंसल जी आप अब अगले आधे घंटे तक इत्मीनान से बैठ सकते हैं। आपका पिक ऑफ द डे अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना है। नंबर्स के नंबर आपको पता था सर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, या आप खाली चार्ट्स के हिसाब से बोल रहे हैं? अनिल जी चार्ट के हिसाब से बोल रहा था, लेकिन अनिल जी मुझे ये मालूम है कि अगले आधे घंटे नहीं अनिल जी, आज पूरा दिन अनिल जी मैं आराम से बैठूंगा। अच्छा। रीजन ये है कि कल अनिल जी दोपहर को कुणाल जी ने छुट्टी ली थी, तो उसका काम भी दीप ने अनिल जी मुझसे कराया। आज तक नहीं अनिल जी, वो रिजल्ट और जितनी फायरिंग होती थी सब मुझसे पूछी। हाँ। तो कुणाल जी आप थोड़ा सा ऐसे छुट्टियां लेना बंद करें, नहीं तो ये जो रिजल्ट का एनालिसिस है ना, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। चलो एक दिन करना पड़ा था बंसल जी, देखो कि कुणाल जी रोज करते, कभी बोला नहीं कुछ लेके। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर, मतलब ये इसको क्या, कौन सा बोटल ग्रीन कहा जाएगा इसको जो कुणाल जी ने पहना? ये कौन सा वाला ग्रीन है भाइयों? मेरे हिसाब से बोटल ग्रीन होता है। कुणाल जी अपने हिसाब से बताएं, आपके हिसाब से कुणाल जी की ग्रीन कलर का जो शर्ट है ये कौन सा वाला ग्रीन है, जरा मुझे बताइए ट्वीट करके। तब तक कुणाल जी बताइए, सुप्रभात, आपका पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी तेजी वाला ग्रीन है, इसको कहते हैं तेजी वाला ग्रीन। वाह क्या बात है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप शुरुआत तो मजबूत करा ही देंगे आज, इसका मतलब ये पक्का है। कितना 75 पॉइंट ऊपर है, वेरी नाइस। बताएं सर। अनिल जी देखिए, कल आप मेरे सपने में आए थे, आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन अनिल जी आप मेरे सपने में कल आए थे और अनिल जी आपने कहा था कि बिल्कुल एमपीसी की बैठक की तरह एक बैठक होगी, उसमें चाय समोसे सबका बंदोबस्त होगा और मजे से गपशप लगाएंगे। तो अनिल जी उसके लिए आपने मुझे आमंत्रण दिया था कल सपने में। तो अनिल जी जब भी ऐसी व्यवस्था हो जाए अनिल जी, उसको हकीकत में बदल दीजिएगा अनिल जी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, खाली चाय बस समोसे चाय की समोसे। बात। कुणाल जी चाय समोसे के लिए तो आना जाना आपका महंगा पड़ जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं ही कभी दिल्ली आता हूँ तब आपके साथ में ये पार्टी की जाए। बिल्कुल सर, ड्यू रही आपके साथ गर्मा गर्म चाय। बताएं गर्मा गर्म पिक। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है ओएनजीसी। मुझे लगता है कि अनिल जी ओएनजीसी करेक्ट होकर एक मेजर सपोर्ट तक आ गया है और हमने इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न पिछले 3 दिनों में एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक वापस 150 रुपए के लेवल्स तक दौड़ लगाएगा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 142 रुपए 50 पैसे पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 147 का, दूसरा टारगेट 150 का। तो 47 150 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप ओएनजीसी में। ये राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी की तरफ से। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सुप्रभात, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है संबंधना मदरसन, जो वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सप्लाई करती है टू ओईएम्स और करीब 93 फैसिलिटीज है अक्रॉस 21 कंट्रीज। पॉलीमर और मॉड्यूल्स करीब 48% ऑफ द रेवेन्यू है, वायरिंग हार्नेस करीब 28% है और विजन सिस्टम्स करीब 20% है। इंडिया और यूरोप से नियरली 51% का रेवेन्यू आता है। ऑल टॉप इंटरनेशनल ऑटो मेजर्स इनके कस्टमर्स हैं। लास्ट 2 साल में काफ़ी हेडविंड्स थे और कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ था, ओईएम में प्रोडक्शन कट्स हुए थे ड्यू टू चिप शॉर्टेज, तो स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट 2 साल में। अभी ग्लोबल प्रोडक्शन रिकवरी देख रहे हैं, इनपुट कॉस्ट भी कम हुए हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 18.2 बिलियन यूरोस का है, विच इज अबाउट 1.6 लाख करोड़, और इसमें करीब 37% ईवी से आ रहा है। तो आज इनके अर्निंग्स है, वी शुड क्लियरली सी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी और लॉन्गर टर्म में मार्जिन्स तो क्लियरली रिकवर करेंगे मेजरली बाय FY25 और तब का ईपीएस मेरा अनुमान है 5.5 का और यहाँ पे टारगेट बनता है 110। ओके 110 के टारगेट के लिए मदरसन में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए अमृतसर की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कोरोमंडल में कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक में नीचे में 880 का सपोर्ट है, तो 880 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 925 का इसका पहला टारगेट होगा, 940 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो कोरोमंडल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 925 से 940 के टारगेट्स के लिए 880 के स्टॉप लॉस से। ओके तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। कोरोमंडल नहीं, रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ कल जो फर्टिलाइजर कंपनियों में रिजल्ट्स आए हैं दीप जी सर, एक आरसीएफ के नंबर्स बड़े मजबूत बढ़िया नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि जीएनएफसी के नंबर तो उतने दमदार नहीं है, मिले जुले से हैं, लेकिन आरसीएफ के नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार फर्टिलाइजर शेयरों पर ही राय ली जाए। आमतौर पर बजट तक इनका सीजन रहता है अमृतसर, सुर्खियों में रहते हैं, खरीदारी भी होती है। बजट की बात क्या प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतजार किया जाए या अभी भी खरीदा जा सकता है? बताएं सर क्या राय है आपकी इस सेक्टर पर? बजट के बाद नॉर्मली थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, आई मीन मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर स्टॉक्स, और इसमें फिर से रिकवरी आती है मोर टुवर्ड्स मॉनसून। तो मैं बोलूँगा कि यदि किसी के पास है तो इफ इट्स अ ट्रेडिंग मेंटालिटी तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड पॉसिबली वेट टिल अबाउट मई एंड जून, शायद उस वक्त लेना चाहिए अगेन टू गेट इनटू द फर्टिलाइजर स्टॉक्स। तो ये है आपके लिए कोरोमंडल और बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर राय। और जैसा अनिल जी कह भी रहे थे स्टॉक ऑफ द डे में नवीन फ्लोरिन, तो शानदार आपने यहाँ पर नतीजे आते हुए देखें। एक बार चार्ट्स पर भी चेक ले लिया जाए।
नवीन फ्लोरिन, कुणाल जी, वैसे तो 2-3 दिनों से अच्छे एक्शन में है ही, आज भी नतीजों पर अगर पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर, और सपोर्ट्स कहाँ दिखते हैं इसके लिए? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने पिछले कुछ दिनों में बड़ा ज़बरदस्त मूव आते हुए देखा और एक डबल बॉटम पैटर्न इस चार्ट पर बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ और फिर इसने कल के ट्रेड में भी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 4450 के आसपास, 4450 के आसपास नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि और यहाँ से 150-200 रुपए की तेज़ी इसमें मुमकिन है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें। 4450 इसके लिए अगला गंतव्य होगा। तो 4450 अगला इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए निकल कर आ रहा है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। नतीजे तो आ ही चुके हैं और अच्छे नतीजे आए हैं। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर नतीजे कुछ ज़्यादा खास नहीं है और कल इनके एक यूनिट में आग लगने की भी खबर आ रही है। हालांकि अभी जो खबर इंडिकेट कर रही है कोई लॉस ऑफ लाइफ या बड़ा डैमेज नहीं हुआ, जो अच्छी बात है। बट नॉनदलेस एक बार सुमित जी, दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखें सर, नवीन फ्लोरिन के विपरीत ये कल 2-2.25% नीचे बंद हुआ और नतीजे भी उतने खास नहीं है इसके। दीपांशु देखिए, दीपक नाइट्रेट के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। 1750, 1720 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से एक बार छोटा सा दबाव देखने को मिले, उसके बाद इसके अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। फिलहाल एक बार थोड़ा 1-2 दिन वेट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 1725, 1720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो करीब करीब 1800 के पास है, 1795, 1800 का लेवल जब ऊपर पे टूटेगा तब इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है। थोड़ी गिरावट, थोड़ा दबाव और आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं दीपक नाइट्राइट कैसा करेगा ये ट्रेड में परफॉर्म। कुछ और भी नतीजे हैं जहां पर अच्छा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रल, अमृतसर, इस पर आपके राय? एक तो नंबर्स थोड़े अनुमान से बेहतर हैं, हालांकि मार्जिन प्रेशर इसमें भी दिखा जो एक्सपेक्टेड था, और हर 3 शेयर पर एक बोनस शेयर भी देने जा रही है कंपनी। एस्ट्रल पर क्या व्यू है आपका? अर्निंग्स के हिसाब से तो मुझे उतना खास लगा नहीं, पर आई थिंक बिकॉज ऑफ द बोनस शायद इंटरेस्ट बना रहे, शायद यहाँ से ज़्यादा शायद डाउनसाइड इम्यूनिटी नहीं है। पर क्लियरली आई थिंक द वरी इज ऑन द मार्जिन्स जो कम हुए हैं। तो ये है आपके लिए एस्ट्रल, जिस पर आपको रखनी है नज़र। बंसल जी, एक बार जरा चार्ट्स पर चेक भी कर लें। कल थोड़ा सबड्यूड था, नतीजे ठीक ठाक हैं, बोनस पर भी रिएक्ट करेगा। चार्ट्स क्या कहती हैं सर एस्ट्रल की? दीपांशु, चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं और टेक्निकली देखें तो ऊपर में 2115, 2120 के अराउंड एक हर्डल है, तो ये लेवल्स टूटे हैं तब एक बड़ी तेजी का कैंडिडेट बनेगा। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेवल्स डिसाइसिवली टूट जाएं तभी खरीदें, क्योंकि वॉल्यूम्स कम हैं, तो लेवल्स के ऊपर सस्टेन करें तब खरीदारी की राय होगी। तो लेवल्स के ऊपर सस्टेन करें तब खरीदारी की राय होगी। बट नॉनदलेस फोकस में रहेगा एस्ट्रल। नतीजों पर भी ये काउंटर आपको रिएक्ट करते हुए दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प, इस पर भी बात की जाए अमृतसर से। अमृतसर लार्जली इनलाइन रहे नंबर्स पर, जैसे हम बात कर रहे थे। अब तक ऑटो कंपनी ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है अपने नंबर्स पर। हीरो मोटोकॉर्प पर आपकी कोई राय? हीरो मोटोकॉर्प पे मेरी राय उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो अर्निंग्स हम लोग देख रहे हैं नॉट दिस टाइम सिंस द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, थोड़े बहुत ठंडे हैं, आई मीन लेस देन व्हाट द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग। और जो टू व्हीलर्स में ईवी का जो इफेक्ट है, शायद आई थिंक द मैक्सिमम इफेक्ट इसी पे पड़ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट हीरो मोटोकॉर्प पे ही पड़ रहा है एज कम्पेयर टू टीवीएस एंड अदर्स। तो यहाँ पे शायद मैं दूर रहूंगा इस स्टॉक से। आई मीन माय पिक इन टू व्हीलर्स क्लियरली इज टीवीएस। तो टीवीएस ज़्यादा पसंद है टू व्हीलर स्पेस पे, ना ही हीरो मोटोकॉर्प। बट देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आज चार्ट्स पर रिएक्शन दिखाता है ट्रेड में हीरो मोटो। इसके नंबर से वंडरला हॉलीडेज, इस पर हमने देखा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। आय तो थोड़ी फ्लैट रही है बट कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स शानदार प्रदर्शन रहा है उस फ्रंट पर, और ओवरऑल मुनाफा भी अच्छी बढ़त के साथ ही आपको आते हुए दिखा है। एक बार सुमित जी वंडरला का चार्ट देखें सर। हाँ दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर ऐसा कोई खास बड़ा मूव देखने को मिल नहीं रहा है। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। स्टॉक के अंदर अगर किसी ने पोजीशंस बनाई है तो फिर होल्ड करके चल सकते हैं, बट ओवरऑल फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह नहीं रहेगा। स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट रेंज बना हुआ है चार्ट्स के ऊपर, वो करीब करीब 390, 400 ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे के अंदर 330, 340 का सपोर्ट बना हुआ है। तो चार्ट्स को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खास बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में 390, 400 का लेवल ब्रेक होगा तो ही आएगा, नहीं तो ये स्टॉक
ऐसे ही साइडवेज चलेगा कुछ दिनों तक, तो फ्रेश खरीदारी करने का सलाह नहीं रहेगा। ओके, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है वंडला पर, बट नतीजे शानदार हैं वंडला के। ये देखना पड़ेगा आज अगर ट्रेड में कुछ कमाल करते हैं कि नहीं। बीएससी यहाँ पर भी नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं। आय फिर भी 12% बढ़कर आई है, बट कामकाजी तौर पर अच्छे नहीं हैं। मुनाफा गिरा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और सीडीएसएल में ये 2.5% हिस्सा बेचने भी जा रहे हैं। बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, अब आगे की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी, बट देखते हैं वहाँ कैसा रिएक्शन आएगा। अमृतसर, बीएससी, सीडीएसएल दोनों पर आपकी राय? जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा था लास्ट करीब पोस्ट कोविड, तो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस है कि उसी तरह से जो ग्रोथ चले, बट देन द सॉर्ट ऑफ अ बिट ऑफ अ स्लोडाउन जो हमने देखा है दोनों बीएससी और सीडीएसएल में, शायद आई थिंक दिस इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू एनालिस्ट। पर यहाँ पे यदि चूज करें बिटवीन बीएससी और सीडीएसएल, मेरा चॉइस तो क्लियरली सीडीएसएल का है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ देख रहा हूँ आई थिंक दैट विल बी मच बेटर देन व्हाट वी विल सी पॉसिबली फॉर बीएससी। ओके, तो बीएससी पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि दोनों स्टॉक कल थोड़ा नीचे ही बंद हुए हैं। बंसल जी, बीएससी चार्ट्स पर कैसा दिखता है सर? 500 के थोड़ा नीचे। दीपांशु, स्टॉक को देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक करेक्शन में ही चल रहा है और करेक्शन गहरा रही है। तो कुछ भी दीपांशु मेरी समझ से कुछ भी करने की राय नहीं होगी टेक्निकली। अगर इस न्यूज़ के चलते, स्टेक सेल के न्यूज़ के चलते 505 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो वो एक फर्स्ट साइन होगा रिवर्सल का। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। काफ़ी समय से करेक्शन पर है, 505 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो तब सिग्नल होगा बॉटम फॉर्मेशन का। ओके, तो ये राय आपके लिए बीएससी पर, जहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। स्टॉक काफ़ी नीचे आया भी है ऊपरी स्तरों से।